कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार संगी हो तो मैं आज तो यही कहूँ कहा, चांदी के रतिहा हो ही सोनहा सबेरा, चांदी के रतिहा हो ही सोनहा सबेरा, तैं उपजा ले संगी तैं लगा ले संगी केरा के घेरा। अरे कच्चा माँ साग हो ही पक्का माँ प्रसाद, अरे घर बैठे बेचाही संगी, घर बैठे बेचाही संगी, बेरा यौ कुबेरा तैं लगा ले संगी केरा के घेरा। हाँ संगवारी हो, मैं यही दे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के केरा के बगीचा में खड़े हों। एक से तू मन देख के जान डरे हो कि आज हमन हाँ केरा के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। अब ये विषय के विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार साहू जी। ये शोध छात्राएँ ये मन आज के केरा के आधुनिक खेती कैसे करे जाए तेखर बारे में जानकारी दी संगी हो। तो केरा के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए ये विषय में चर्चा करबो। चर्चा शुरू करी लेकिन एकर पहली एक छोटे से संदेश। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को दसम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं योग ज्योति। किसान भाइयों, आप सभी को भी योग की बहुत आवश्यकता है। पहले के समय में देखा जाता था कि हम बहुत चल के दूर तक खेत जाते थे। ट्रैक्टर, आजकल के समय में हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। चलना फिरना हमारा मोस्टली हम कम कर लिए हैं। आधुनिक जीवन शैली में हम जीने लगे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ योग अभ्यास करें। जैसे कि आप जानते हैं कि आप दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो उसके लिए कीटनाशक जो दवाइयाँ हम छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों में दिक्कत आती है, इफेक्ट होता है। तो हम अपने लंग्स को कैसे हम अच्छे से रखें, तंदुरुस्त रखें अपने फेफड़ों में, कैसे हम उसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, उस तरह के हम कुछ योगाभ्यास आपको यहाँ पे हम बताएंगे, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आपका जो फसल है वो पैदावार बहुत अच्छे से हो। जैसे कि सभी जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, इस तरह का हम उपयोग करते हैं, लेकिन हम आज जानेंगे कि यौगिक खेती किस तरह से किया जाता है, जिससे कि फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और जाहिर है कि अगर फसल अच्छी से हो तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी, जिससे कि हमारा परिवार सुखी जीवन व्यतीत करे, हमारे जो बच्चे हैं उनका जीवन बहुत अच्छे से जाए और बहुत अच्छे से वो पढ़ लिख के आगे बढ़े। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से योगाभ्यास किस तरह से हमें करना चाहिए, क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए। ऐसे देखा जाता है कि आप लोग शारीरिक तौर से तो हमारे किसान भाई स्वस्थ रहते हैं, लेकिन मानसिक तौर से भी हमको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो योग इसमें मानसिक तौर से आप कैसे स्वस्थ रहेंगे बहुत ज़्यादा सहायक है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थता पे भी ध्यान रखेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों के लिए कुछ मुख्य योगासन और प्राणायाम लाई हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ आसन देख लेते हैं जिसको हम खड़े होकर करते हैं। उसके हम कुछ लाभ बता देंगे आपको, जिससे कि आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के फायदे हैं कि आपको ये संतुलन बनाएगा, आपके शरीर में संतुलन बनाएगा, आपके लंग्स की, आपके फेफड़ों को मजबूत करेगा, प्लस आपकी एकाग्रता बढ़ाता है। ये संतुलन का आसन है। जिनको अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या अगर आपको चक्कर आता है तो आप एड़ी को ना उठाएं। इसमें क्या होता है, एड़ी को हम उठा के अपने शरीर को पूरी तरह खिंचाव एक देते हैं, जो कि हमारे पैरों में कभी ऐसा होता है कि दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा या नस खिंच जाती है, जैसे कि हमारे किसान भाई बोलते हैं बाटा चढ़गी से, ऐसा बोलते हैं। तो उस तरह में ये हमको लाभकारी है कि बाटा चढ़गी, झुंझुनी होते, इस तरह का जो छोटा छोटा समस्या उसके लिए हमको बहुत फायदेमंद है ताड़ासन। तो मैंने बताया कि सावधानी क्या रखना है, चक्कर आएगा तो आप मत करिएगा। चलिए, और फायदे हैं मैंने बताया कि एकाग्रता बढ़ेगा, शरीर में संतुलन बनाएगा। इसके लिए आप धीरे धीरे आराम से करेंगे, दोनों हाथों को बराबर रखेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आराम से करना है, किसी चीज की हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। लंबी गहरी हम सांस लेंगे, सांस को लेते हुए हम अपने शरीर में एक खिंचाव देंगे
और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एड़ी उठा हुआ है, ये एड़ी को आप उठाएंगे तो ये एक बैलेंस, एक संतुलन बनाएंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे आराम से। हर अभ्यास को आप 2 बार करेंगे। इसी तरह से मैं आपको बता दूंगी किसान भाइयों कि वृक्षासन, वृक्षासन ऐसे भी आप किसान भाई, आप जब खेत जाते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, वृक्ष दिखते हैं, तो देखिए कितना पॉजिटिव, कितना हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो इसी तरह से आप ताड़ासन कर सकते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आए। एकाग्रता, जितनी ज़्यादा आप फोकस करेंगे अपने फसल में कि हमारा जो बीज है वो हम खेतों में डाल रहे हैं, तो वो बीज से हमारा पौधा बने और किस तरह से लहराते फसल हमारे लहराते रहें, इस तरह से, तो उसकी ये एकाग्रता, फोकस बहुत जरूरी। मैं आपको बता दूंगी कि वृक्षासन, हम पहले बाएं पैर में खड़े होंगे, बाएं पैर में पूरा वजन हम देंगे, दाएं पैर को हम उठाएंगे आराम से। अब एक बिंदु में आप स्थिर हो जाएंगे, धीरे से फिर हम सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर लेंगे किसान भाइयों, और इस तरह से हम अपने शरीर में आराम से, चेहरे में कोई तनाव नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए किसान भाइयों, कोई किसी तरह से आपको तनाव नहीं देना है, आराम से रहना है एकदम इस तरह से। और फिर धीरे से आप हाथ को नीचे लाएंगे और फिर धीरे से पैर को लाएंगे। शुरुआती के समय में आपको शुरुआत में हो सकता है कि आपको बैलेंस ना बने, संतुलन ना बने, तो आप दीवार का सहारा लेके भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप आपके किसान भाइयों, आप तो खेत में जाएंगे तो आपके पास वृक्ष रहेगा, आप तो वृक्ष में आप टिक जाइए और फिर वहां पे वृक्षासन कर लीजिए। वृक्ष के साथ हमारे किसान भाई वृक्षासन करेंगे तो और आनंद आएगा। बस आपको एकाग्रता, एक आप अपने फोकस करेंगे कि मेरी फसल बहुत अच्छे से हो और बढ़िया से हमको इनकम आए, ठीक है। फिर यही हम दूसरे पैर से करेंगे, आराम से रिलैक्स होके वापस आएंगे। शुरुआती दिनों में आप 10 सेकंड का होल्ड, 10 गिनती तक आप होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं, फिर धीरे धीरे 20, 50, 100 तक आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये रोजमर्रा में जीवन शैली में अपने शामिल कर लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं त्रिकोण आसन। किसान भाइयों, मैं आपको बता देती हूँ, त्रिकोण आसन जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा था कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो हमने त्रिकोण आसन का बहुत उपयोग किया था। उस समय हम ये त्रिकोण आसन को हमने कराया था। इसके बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये आसन। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे कि कभी भी गर्मी हो, बरसात हो, तो हमारा मौसम चेंज होता है तो हमको कभी सर्दी हो जाती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी आधुनिक चीज़ें आ गई है। सब चीज़ हमारे गाँव में, पहले दूर दूर तक हम अस्पताल जाते थे, लेकिन अब तो हमारे गाँव में ही 2 अस्पताल, इतने सारे मेडिकल, हर दवाइयाँ मिल जाती। पहले हमको शहरों में जाना पड़ता था। तो इसके लिए हम त्रिकोण आसन का हम प्रयोग करेंगे। दोनों पैरों में आप 2.5 से 3 फीट का दूरी का गैप करेंगे हम। उसके बाद सीधे पैर का पंजा को हम सीधे तरफ मोड़ लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से। उसके बाद हम दोनों हाथ को सीधा करेंगे, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी, और सांस लेंगे और छोड़ते हुए धीरे से हम जाएंगे आराम से, और अपने हाथ को हम देखेंगे इस तरह से आराम से। इससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। बहुत अच्छा ये आसन है। सांस लेकर फिर वापस। आप फाइनल पोजीशन में जब आप रहेंगे तो सांसों की क्रिया बराबर रहेगी। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर आप दूसरी तरफ, आप बाएं तरफ जाएंगे। बाएं पैर का पंजा बाएं ओर जाएगा, फिर दोनों हाथ सांस लेकर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे जाएंगे बाईं ओर, जहां तक आपका हाथ जाए। देखिए यहां तक हाथ जा रहा है तो भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तक आपका जाएगा तो भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाथों को आप देखेंगे ऊपर, फिर सामान्य सांसें चल रही हैं, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे और हाथों को नीचे रखेंगे और पैरों को नीचे। ये था हमारा किसान भाइयों खड़े होकर आसन। एक और मैं बता देती हूँ, जो कि पूरे आसनों का समूह, राजा सूर्य नमस्कार, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप इसकी भी आप डेली आप ये करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। मैं एक सूर्य नमस्कार बता देती हूँ, बहुत सावधानी पूर्वक आराम से करेंगे सूर्य नमस्कार। 1 सांस भरा और छोड़ा, 2 श्वास भरा, 3 श्वास छोड़ा,
4 श्वास भरा, 5 श्वास छोड़ा, 6 श्वास भरा और छोड़ा, होल्ड लेना, 7 श्वास भरा, 7 में रहिए, 7 ऊपर देखिए, 7 श्वास भरा, 1 श्वास छोड़ा, 9 श्वास भरा, 10 श्वास छोड़ा, 11 श्वास भरा, 12 श्वास छोड़ा। ये था हमारा एक सूर्य नमस्कार किसान भाइयों। अब मैं एक आसन और बता देती हूँ किसान भाइयों। जैसे कि आप फसल की कटाई करते हैं तो आप देखते हैं, आप बुआई करते हैं तो आपके कमर में दर्द हो जाता है, आप झुक के आप कटाई कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, इस तरह का आपका पोजीशन रहता है। तो उसके लिए हम किस तरह से अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें, उसके लिए मैं आपको अर्धचक्रासन बता देती हूँ। अर्धचक्रासन के लिए दोनों हाथ आपके कमर में रहेगा, पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, हल्का सा। आप देखिए कि अगर आपको अल्सर है, या पेट का आपको ऑपरेशन हुआ है या किसी तरह की दिक्कत है, चक्कर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर को पीछे बहुत नहीं करेंगे, सिर्फ कंधे से आप पीछे झुकेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे तो हमारे किसान भाई सब बहुत मेहनती होते हैं, बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सांस लेकर पीछे इस तरह से रहेंगे तो आपके कमर में बहुत आपको आराम मिलेगा। इस तरह से आपका पोजीशन रहेगा। फिर ये सामान्य सांसें चलती रहेगी, फिर वापस सांस छोड़कर नीचे। इसी अभ्यास को हम दोबारा करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपके बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है या आपको चक्कर आ रहा है तो आप बस क्या करेंगे, इसको हल्का सा बस इस तरह से, आपका जो नज़र है ऐसे रहेगा सामने थोड़ा सा। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप पूरी तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, आपके फेफड़ों में भी आपको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा और आपको जो भी इन्फेक्शन या एलर्जी होता है उससे आपको बचाव मिलेगा। फिर धीरे से आप वापस आएंगे, फिर हाथ नीचे। इस तरह के ये हमारे खड़े होकर वाले अभ्यास, यहाँ पे हम कुछ विशेष अभ्यास आपको बताए हैं जो आपके लिए लाभकारी है। संदेश के बाद तुहर मन के फिर स्वागत है संगवारी हो। आओ अब हम शुरू करीन। आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार साहू जी तेन आ चुके हैं। केरा के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करना है इला हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उमर खैर से पूछा था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है तेमा केरा के खेती बढ़िया ढंग से हो सकती कि नहीं हो है, और केरा के खेती करे में का फ़ायदा है, एक का महत्व है, पहले ये मैं पूछा था। देखते क्या कहा थे। छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से धान की खेती परंपरागत तरीके से हम करते आ रहे हैं और हम किस तरीके से धान से दूसरे फसल की ओर जाएं जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा हो, इस पहल में या इस कदम में केला एक बहुत ही बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जिसमें किसान को धान से लेकर केला में अगर जाते हैं तो उनसे बहुत ही प्रॉफिट होगा, बहुत ही मुनाफा की खेती है, क्योंकि इसकी फसल हम एक बार लगाते हैं और 4 साल तक हम इसको लगातार हम आसानी से खेती इसकी कर सकती हैं। रही बात अगर इसकी संभावनाओं की, तो सबसे पहले कोई फसल हम लगाते हैं तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो उसको सहजे, उसको संभाले या उसके लिए एक सही वातावरण तैयार करे। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से जो केला की खेती है छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी खेती पूरे छत्तीसगढ़ के अपने ज़िले में, सभी ज़िलों में हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी प्रमुख रूप से अगर खेती तो हो ही रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन महासमुंद, बेमेतरा, दुर्ग जो ज़िले हैं इसमें बहुत ही व्यापक स्तर पे इन ज़िलों में हो रही है। रही बात अगर जलवायु की बात करें अगर छत्तीसगढ़ के केस में और केले के संदर्भ में, तो इसके लिए उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु जो है वो बहुत ही उपयुक्त रहती है इसकी खेती के लिए। तो ये जो जलवायु है वो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही उपयुक्त है इसकी खेती के लिए। इसकी खेती अगर अच्छी तरीके से खेती के लिए 20 से 30 जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या कहीं 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वहाँ तक ही इसकी खेती आसानी से हो सकती है। इसके लिए 28 से जो 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो इसकी फ्रूटिंग के लिए या फल आने के लिए बहुत ही उपयुक्त एक समय है, तापमान है, जिसमें हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग खेती को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं।
खेती को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाने की ओर पढ़े लिखे युवाओं का रुझान बढ़ा है। अगर आपका मन भी खेती को अपना प्रोफेशन बनाने का है तो आपको केले की खेती आधुनिक तरीके से करनी चाहिए। आधुनिक तरीके से आशय उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों के चुनाव, आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने और बिक्री की परंपरागत जगहों के साथ साथ अपने उत्पादन के लिए नए बाजारों को ढूंढने और वहां तक अपने उत्पादन को पहुंचाने से है। यदि आप केले के टिश्यू कल्चर विधि से तैयार पौधे लगाते हैं तो इसका खर्च अधिक तो आता ही है, परंतु उत्पादन भी अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार G9 वैरायटी के पौधे महंगे होते हैं। आने वाले खरीफ के लिए जो जून जुलाई में हम फसल तैयार करेंगे उसके लिए हम मिट्टी की तैयारी करें। इसके लिए सर्वप्रथम हमें ये चाहिए कि हम अच्छे फील्ड को, अपने खेत को साफ़ सफाई कर ले। जो पूर्व में हम पौधे लगाए थे या जो फसल लगाए थे उनके अवशेषों को हम खेत से हम बाहर करें। उसके बाद दो न्यास वाली हम गहरी जुताई करें एक, तो उसके बाद 3 से 4 बार कल्टीवेटर से हम उसके फिर से जुताई करें। फिर रोटोवेटर चला के उसके जो ढेले हैं उसको हम छोटा छोटा करें और साथ ही साथ उसके बाद एक पाटा चला दें। तो इस हिसाब से हमारी फील्ड की तैयारी हम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी हम फसल को लगाना है, मुख्य फसल को, उसके हम 1 महीने पहले हम खेत की पूरी तरीके से तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें 60 गुणित 60 गुणित के हिसाब से आकार के सेंटीमीटर के आकार के हमें गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। और इन गड्ढों को जब हमें फसल लगाना है उसके हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले उसकी एक भाग खाद की हो गई, एक भाग रेत की हो गई और एक भाग मिट्टी की हो गई। इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करके गड्ढे को हमें भराई करना चाहिए। और चाहे तो हम इसमें 250 ग्राम नीम की खली हमें इसमें मिलाना चाहिए ताकि अच्छे से हमें जो दीमक का प्रकोप है उससे हम इससे बच सकें। और साथ ही साथ ये जो मीडिया है या मिक्सचर है वो हमें पौधे के बढ़वार के लिए और फ्रूटिंग के लिए, फलों के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगा। अब आते बेरा हमार गड्ढा तैयार हो गए, भूइयाँ तैयार हो गए है। अब हमला डालना पड़ी का एमा, हाँ, बीजा। तो बीजा डाले बार संगी हो एमा हमला एकड़ पाछू कतेक बीजा लग जाही, टिश्यू कल्चर के बीजा हमला कहाँ से मिलही, ओला लगाना कैसे है, और संगे संग में लगाए से पहली बीजोपचार करना भी जरूरी है का, एकर से कुछ फ़ायदा है का। ये 3-4 बात मैं पूछा था, ध्यान से देखियो का कहते। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में G9 जो वैरायटी है वो सबसे उपयुक्त है। और दूसरी वैरायटी उद्यम है, इसकी हमारे यहाँ व्यावसायिक स्तर पर खेती हो रही है। इसी तरह से हरी छाल है, हजारा है ना, इसकी पुवन है, ये सब जो वैरायटी हैं इनकी किस्में हैं, इसकी खेती हमारे यहाँ लगातार होती आ रही हैं। सर्वप्रथम जो G9 है इसकी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। और उद्यम की ये दोनों पौधे हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर से तैयार होते हैं। और आपको अगर उपलब्धता आपको चाहिए किसान भाइयों को तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर लैब से आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। और सबसे पहले जैसे आप बोले कि इसके हम जो जो पौधे चाहिए नंबर में कितने मात्रा में चाहिए वो इसकी दूरी पे निर्भर करती है। जैसे हम जो उद्यम और G9 की वैरायटी है ज़्यादा टॉल नहीं होती, ज़्यादा ऊंचाई की नहीं होती, तो इसको हम अच्छे से 1.8 मीटर गुणित 1.8 मीटर की दूरी पे हम आसानी से लगा सकते हैं। चाहे तो 2 मीटर गुणित 2 मीटर की दूरी पे भी हम लगा सकते हैं। अगर 1.8 गुणित 1.8 की दूरी पे हम लगाते हैं तो इसके लिए हमें 3046 पौधे चाहिए, जो कि इसके सही से बढ़वार के लिए और उपज के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर उसी तरह से हमें ज़्यादा बड़े आकार के पौधे हम लगाते हैं, ऐसे किस्में लगाते हैं, तो उसको हम 3 मीटर की दूरी पे हम लगाएंगे। अब रही बात इसके पौधे हम या तो फिर जैसे हमारा जो पुराना खेत है जहाँ केला की फसल लगी है वहाँ से जो साइड से स्वाट सकर निकलता है, प्रकंद निकलते हैं, उसको हम सीधे खेत पे लगा सकते हैं। और या तो चाहे तो हम टिश्यू कल्चर से नए पौधे हम लाके हम लगा सकते हैं। संगवारी हो, केला के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए ये विषय के
ला तो हम आगू बढ़ाबो चे। एक पहली एक छोटे से संदेश और ले लेथन, ओकर बाद फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब संगियो हमार खेत में बीजा डरा के समझ जाओ, है नहीं? देखे हवा कि लगभग 3000 के आसपास के पौधा हमला एकड़ पाछू लग सकत है। बीजा हमार लग गए। अब एमा हमला का डाले लगी? पानी, जल के प्रबंधन करे लगी संगियो। तो पानी केरा हमन इसे सोचन केरा ला बड़ पानी चाहिए की के, तो आवा देखथन पानी हमला कतका लग जाही। भारतीय परिस्थिति में केले की खेती प्रभावी सिंचाई तंत्र द्वारा सुसज्जित होनी चाहिए। मृदा में नमी की कमी के आधार पर कुल नमी का 40% की नमी होने पर सिंचाई करनी चाहिए। आमतौर पर केले में 20% सिंचाई की आवश्यकता होती है। जल प्रबंधन इस समय के हिसाब से हुई कि गर्मी के मौसम है कि ठंड के मौसम है कि बरसात के मौसम है, तो ये बहुत सही है प्रश्न, ताकि हम सही तरीके से अपन खेत के प्रबंधन कर सकन। तो जैसे गर्मी के मौसम में तो हमला 4 से 5 दिन के अंतराल में नियमित रूप से सिंचाई करना चाहिए। उसी तरह जैसे बरसात के दिन आ गए तो बरसात के दिन ऐसे टाइम में जब पानी नहीं गिरा थे तब हमला बिल्कुल सिंचाई करना चाहिए। और हाँ, लेकिन बरसात के दिन में एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए, जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर जल भराव की स्थिति है तो केला बा वह बहुत ही हानिकारक है। तो एकर से बचे बा हमला जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था हमला पहले से तैयार करके रखे पड़ी। जैसे ही हम अपन खेत के तैयारी करबो वही टाइम, ताकि अगर पानी ज़्यादा गिर गए तो पानी हमला बाहर निकाले में ज़्यादा परेशानी ना हो और ओला किसी तरीके से समस्या ओकर जड़ ला या पौधा ला ना हो। उसी तरीके से अगर ठंड के दिन आ गए तो 10 से 15 दिन के अंतराल में नियमित रूप से हमला सिंचाई करते रहना चाहिए। आज का नया टेक्नोलॉजी आ गया ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी हम बहुत अच्छे से अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में हम चाहो तो 1 से 1.5 घंटा सुबह शाम हम चला सकते हैं। एक जो नॉर्मल ड्रिप रहते 4 से 5 लीटर पर घंटा के हिसाब से वो पानी डिस्चार्ज करते, पानी छोड़ते। तो नॉर्मल जो ये फसल फसल के उम्र के हिसाब से जो फसल के पानी के जल मांग रहते, जैसे 1 से 5 महीना के बीच करीबन 5 लीटर ओला प्रतिदिन पौधा पानी चाहिए, प्रतिदिन ओला पानी चाहिए। उसी तरह से आगे जैसे बढ़ते जाए 10 महीना हो गए तो ओला करीबन 10 लीटर के आसपास पौधा
हर दिन चाहिए। तो इस हिसाब से ये मौसम और मिट्टी ये सब के प्रभावित करते जल मांगला, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे। टिश्यू कल्चर विधि द्वारा तैयार पौधों से केलों की खेती करने से अनेकों लाभ हैं। ये पौधे रोग रहित होते हैं। पौधे समान रूप से वृद्धि करते हैं, अतः सम पौधों में पुष्पन, फलन, कटाई करीब करीब एक साथ होती है, जिसकी वजह से विपणन में सुविधा होती है। फलों का आकार प्रकार एक समान एवं पुष्ट होता है। प्रकंदों की तुलना में उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार पौधों में फलन लगभग 50 से 60 दिन पूर्व हो जाता है। इस प्रकार रोपण के बाद 13 से 15 माह में ही केले की पहली फसल प्राप्त होती है, जबकि प्रकंदों से तैयार पौधों से पहली फसल 17 माह बाद मिलती है। उत्तक संवर्धन विधि से तैयार पौधों से औसत उपज 30 से 35 किलोग्राम प्रति पौधा तक मिलती है। पहली फसल लेने के बाद दूसरी फसल खुट्टी में गहर के 8 से 10 माह के भीतर पुनः आ जाती है। जब हम गड्ढा भरबो तो वो टाइम 15 से 20 किलो अपन गोबर की अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद डालबो। ओ में हम कोशिश करबो एकड़ पूरा के लिए तो ये करीबन 300 ग्राम नत्रजान ना और 250 ग्राम अपन फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। जो नाइट्रोजन रहते हर महीना हम ओला 50-50 ग्राम के हिसाब से हम ओला हर महीना देते जाबो, ताकि एक लगातार ओला जो नत्रजान की आवश्यकता है ओला पौधा मिलते रहे। उसी प्रकार जो फास्फोरस है ओला हम एक बार में जब खेत के वो गड्ढा हम भराई करबो वो टाइम डाल देबो। और उसी तरह जो पोटास है ओला फर्स्ट 2 भाग में, एक तो शुरू में 250 ग्राम और बाद में 6 महीना के जैसे फसल 6 महीना लगी हम 250 ग्राम ला फिर डाल देबो। संगवारी हो तो आज के जो जानकारी है तेला देख करके जरूर तुहरो मन के मन में केरा के खेती करे के जरूर इच्छा होत होई संगी हो। काबर कि केरा कच्चा में बेचाही, पक्का में बेचाही, नानम प्रकार के एकर चिप्स बन जही, एक बेर लगा ले 4-4 बेर के फायदा है। तो यही हिसाब से आज जैसे बताई से तो इसने तुह मन केरा के खेती करो और अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।